हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इंडियन पॉलिटी का बोले तो एक तरह से नींव है, ठीक है। उसका बेस है, क्योंकि यहाँ से ना इस भाग को समझने के बाद आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं बहुत सारे एग्जामों के लिए, ठीक है। तो इसको हम बड़ा ध्यान से समझेंगे, कहीं जटिलता आएगी तो भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। तो डीपीएसपी इसको एक्चुअली बोलते हैं, यहाँ पे डीपीएस का ही होगा, ठीक है। जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में मेंशन है और आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह हमारा एक पावरफुल मोटिवेशनल कोट, ठीक है। मम्मी पापा की उम्मीदें हमसे, ठीक है। इससे बड़ा मोटिवेशनल कोट शायद कुछ हो, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ कि आपके जहन में बस जाए ये चीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डीपीएसपी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसको समझते हैं एक्चुअली ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये हमारे संविधान में इसको कहाँ से प्रेरित होके इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसको हमारे संविधान में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 45 से, ठीक है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कहाँ से लिया गया था, इसे भी आपसे क्वेश्चन बने तो आप याद रखें कहाँ से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आयरिश और स्पेनिश दोनों कहाँ के हैं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें हमेशा हमेशा, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन इसके विषय में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, अभी जो हमने देखा, ये संविधान के भाग 4 में है क्या, डीपीएसपी। और ये 36 से 51 जो आर्टिकल हैं उनके बीच में इनके सारे प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। किसके, डीपीएसपी के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, ठीक है। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 37 की विशेषता, यहाँ पे देखने से पहले हम अनुच्छेद 36 के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे स्टेट का डिफिनीशन हमने आर्टिकल 12 में देखा था, ठीक है, कि क्या क्या राज्य की परिभाषा में आता है, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य की सरकार के अंतर्गत जो प्राधिकरण है, और हाल ही फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो निजी क्षेत्र आएंगे ना, और फिर जो निजी क्षेत्र जो सरकार के अंतर्गत टेंडर लेते हैं वो भी किसके क्षेत्र में आएंगे, स्टेट के डिफिनीशन में। उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं इंक्लूड किया था स्टेट के डिफिनीशन में, वैसे यहाँ पे भी आर्टिकल 36 में भी सेम प्रोविज़न है, यानी कि स्टेट का डिफिनीशन। अब हम देखते हैं आर्टिकल 37 की विशेषता। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होगा, लोगों में जो सामाजिक आर्थिक न्याय है ना उसको सुनिश्चित करना है, किनके बीच, हम लोगों के बीच जो राज्यों में निवास करते हैं, ठीक है। और राज्य को क्या करना है, एक कल्याणकारी राज्य में के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 37 कहीं ना कहीं इन इक्वलिटी को ख़त्म करने की बात करता है, ठीक है। जो असमानता है उसको ख़त्म करने की बात करता है। तो ये भी बात आप याद रखें। तो आर्टिकल 37 की विशेषता हमने देख ली, जिसमें किस विषय में बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक और क्या, न्याय से संबंधित, क्या हुआ, इनमें न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है। और क्या, कल्याणकारी राज्य का, ठीक है, जो डिफिनीशन है वो किस में है, आर्टिकल 37 में, अनुच्छेद 37 जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं हम कुछ विशेषता, और इसमें क्या है, मौलिक अधिकार बनाम क्या है, डीपीएसपी। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने देखा, अब उसका और इसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे, विशेषता, ठीक है। जो इनकी विशेषताएं हैं उनका कंपैरिजन देखिए। मौलिक जो अधिकार हैं वो क्या है, डीपीएसपी के विपरीत हैं। कैसे, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हैं और ये क्या है, असीमित हैं, ठीक है। डीपीएसपी क्या है, असीमित हैं, और यह एक नागरिक के अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। और बृहद स्तर पर कार्य करते हैं, कौन, आपके डीपीएसपी के दायरे वाले कायदे कानून, ठीक है, जो उसके प्रावधान हैं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, डीपीएसपी में वो सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन करके क्या करता है, राज्य कोई भी नीति बनाता है, ठीक है, और कोई भी कानून बनाता है तो क्या करता है, डीपीएसपी में जो आदर्श इंक्लूड है, आदर्श बोले तो कुछ ऐसे प्रावधान जो क्या करते हैं, किसी भी समाज को एक अच्छे वर्ग में क्या करते हैं,
ढालते हैं, ठीक है। तो आदर्शों को ध्यान में रख के क्या करते हैं, ये नीतियाँ और कानून बनाते हैं, जो कहाँ पे दिए गए हैं, डीपीएसपी में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और, जो मौलिक अधिकार की जो प्रकृति सॉरी जो नेचर है ना, प्रकृति, वो नकारात्मक है, और डीपीएसपी की जो है सकारात्मक बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि डीपीएसपी आप जाके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो आपके लिए वो कल्याणकारी जो प्रोविज़न लाता है, प्रावधान लाता है राज्य, आप उसको मतलब जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने ऐसे नहीं कह सकते कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए वो राज्य स्वतंत्र होता है। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अंतर्गत क्या है, आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जिसको हम स्टेट के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनकी गारंटी के लिए, उनकी क्या करने के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये है अंतर। तो मौलिक अधिकारों को नकारात्मक रूप में हम काउंट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये राज्य के अगेंस्ट खड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या है, डीपीएसपी राज्य, इसमें क्या है, हम राज्य जो है वो स्वतंत्र है इस पे कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा क्या, कंपैरिजन, ठीक है, क्या तुलना, ठीक है। तो कंपैरिजन हमने देख लिया। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, क्या, इसमें दिया हुआ है कि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं, और डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ, मतलब दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीनस्थ नहीं है, ठीक है। तो हमने डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट का क्या कर लिया, तुलना कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। वैसे ये संविधान में वर्गीकरण नहीं है, इसको एक सामाजिक बोध के लिए, ठीक है, हमारी जानकारी के लिए इसका वर्गीकरण किया गया है कुछ विद्वानों द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है वर्गीकरण, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। एक है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है उदार और बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। तो इसको 3 भागों में कैसे बांटा गया है उसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही समझिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है समाजवादी जो सिद्धांत हैं, इनसे घबराना नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है, कैसे हम इनको आपको समझाते हैं, ठीक है। तो जो समाजवादी सिद्धांत है सबसे पहले वो देखते हैं। समाजवादी से क्या समझ में आता है कि कोई भी मैटर जो समाज से जुड़ा हो, ठीक है, तो ऐसे पहलुओं पे अगर कानून बनाने हैं, ऐसे पहलुओं से जो अनुच्छेद जुड़े हुए हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 38 पे ध्यान देते हैं। जो अनुच्छेद 38 है वो राज्य में क्या करता है, राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ठीक है। और जो आय है, स्थिति है, सुविधा है, उनमें जो अवसरों में असमानता है ना, उसको कम करके क्या करता है, एक सामाजिक व्यवस्था को क्या करता है, सुरक्षित एवं संरक्षित करके लोगों को क्या करता है, कल्याण, उनके कल्याण का बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसके अंतर्गत ये प्रावधान है, मीन्स कि जैसे राज्य क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो सुनिश्चित करेगा, क्या, आर्टिकल 38। और क्या है, आय है, जो इनकम है, स्थिति है, सुविधा है। होता है ना इनइक्वलिटी, आपने सुना होगा एक वर्ड, ठीक है। इनइक्वलिटी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारा 1% जनता है वो 27% जो रिसोर्सेज हैं उस पे काबू किया हुआ है, ठीक है। और जो हमारी इसके अलावा जो जनता है, ठीक है, वो क्या है, कुछ परसेंट यानी 19% अबाउट किस पे कवर किया हुआ है, अबाउट 20 या 25% पे कवर किया हुआ है। बाकी 70% पॉपुलेशन मात्र कितने रिसोर्सेज पे, कुछ बोले तो 30 टू 35 या 50% रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब कि जो असमानता है ना उसको दूर करने का काम आर्टिकल 38 करेगा, ठीक है। इसमें कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं जो समाज को क्या करेगा, मतलब सामाजिक सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो ये रहा आर्टिकल 38 की बातें। अब हम देखेंगे आर्टिकल 39 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समाज की बात कर रहा है, समाज को क्या, समाज को एक व्यवस्था में लाने की बात कर रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं अनुच्छेद 38 किस विषय में बात करता है और किससे संबंधित ये सिद्धांत है, तो समाजवादी सिद्धांत है। और हम देखते हैं अनुच्छेद 39, ये क्या करता है, इसमें राज्य विशेष रूप से कुछ क्या करता है,
नीतियां सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। वो नीतियां क्या क्या हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ये सभी नागरिकों को आजीविका पर्याप्त साधन का अधिकार देगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये सभी नागरिक जो हैं उनके लिए जो लाइवलीहुड का जो इनफ रिसोर्सेज है उसका अधिकार प्रदान करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, जो भौतिक संसाधन का जो स्वामित्व है उसका नियंत्रण सामान्य जन की भलाई के लिए क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा। किनका, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को, ठीक है, जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगा। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण हो जाता है, उससे भी बचाएगा। देखिए इनइक्वालिटी की बात आ गई ना, तो इस चीज़ से भी ये क्या करेगा, लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, असमानता से जो धन का संकेंद्रण करते हैं। और क्या है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। कौन, अनुच्छेद 39। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा रखेगा। कौन, अनुच्छेद 39। श्रमिकों की शक्ति और सुरक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 39 में दिया गया है। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना, ये भी किस में है, अनुच्छेद 39 में। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना, ठीक है, इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 39 में है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट में भी हम क्या देखेंगे, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, समाजवादी सिद्धांत है, उनके ही अंतर्गत कुछ अनुच्छेद, ठीक है। तो हमने 38-39 देखा, वो किस विषय में बात करते हैं, समाजवादी सिद्धांत के विषय में। अनुच्छेद 38 किस विषय में बात करता है वो भी देखा हमने, और अनुच्छेद 39 किस विषय में बात करता है वो भी हमने देखा। अब देखेंगे 41, ठीक है। 41 किस विषय में बात करता है, जैसे बेरोजगारी हुआ, बुढ़ापा हुआ, बीमारी हुआ, और मान लीजिए हैंडीकैप यानी विकलांगता की अवस्था में हैं आप, ठीक है। इसमें कार्य करने, शिक्षा ग्रहण करने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये कौन सा है, अनुच्छेद 41। तो पेंशन उन्शन वाली बात आएगी ना बुढ़ों के लिए और या फिर हैंडीकैप के लिए, तो ये अनुच्छेद 41 का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए। अनुच्छेद 42 पे क्वेश्चन यूपीएससी में 2019 में पूछ चुका है, ठीक है। जो मैटरनिटी लीव मिलता है ना, मातृत्व राहत के लिए जो छुट्टियां मिलती हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अनुच्छेद 42 क्या करता है, न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी वर्क प्लेस पे कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको एक पर्टिकुलर छुट्टी मिलेगी, ठीक है, इस बात का प्रावधान। और उसके साथ मतलब न्यायोचित कुछ प्रावधान होंगे, ठीक है, कुछ न्यायोचित निर्णय लिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 42 में दिया गया है, और यह एक सामाजिक प्रावधान है। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 39। देखिए अनुच्छेद 39 एक क्या है, सामाजिक प्रावधान यानी सोशल प्रिंसिपल के साथ साथ एक क्या है, एक और भी भाग है, किसका, किसका, गांधीवादी प्रिंसिपल का, ठीक है। इसमें देखते हैं, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये नहीं कि करेगा ही, प्रयास करेगा। कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, ऐसा नहीं कि आप रोजगार तो दे रहे हो, जैसे 39 में बात कही गई थी, ठीक है, क्या करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, ठीक है, या फिर बेरोजगारी से दूर रहने के लिए अनुच्छेद 41 में भी बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ रोजगार मिल गया, जीवन जीने योग्य, ठीक है, और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए, ठीक है, आपका हेल्प करेगा राज्य, और ये बात कही गई है अनुच्छेद 39 में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। अनुच्छेद 43 का, सॉरी 39 नहीं, अभी 43 की बात चल रही थी, तो अनुच्छेद 43 की ये प्रावधान थे। अनुच्छेद 43 ए में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में क्या होता था पहले, संपूर्ण डिसीजन या फिर जो मान लीजिए किसी मिल या फिर किसी बड़े कारखाने के अंतर्गत कुछ काम कर रहे हैं लोग, तो निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ बड़े लोगों का था। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ही पर्टिकुलर लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं। लेकिन अनुच्छेद 43 ए में उद्योग के प्रबंधन में जो सरकार मतलब श्रमिकों की भी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, ठीक है। अब ये भी उसमें भाग लेंगे, ठीक है, इसके लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 43 ए में। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 47 के विषय में। अनुच्छेद 47 किस विषय में बात करता है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। ये किस विषय से संबंधित है,
तो ये संबंधित आपके सोशल प्रिंसिपल से, सामाजिक सिद्धांत से। क्यों? क्योंकि लोगों का पोषण स्तर, जीवन स्तर उठाना ऊपर, ठीक है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये क्या है, एक सामाजिक तत्व है, जिससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स का ग्रोथ होना, ठीक है, जिससे क्या होना, समाज का विकास होना। तो ये क्या है, सामाजिक प्रिंसिपल। और इसको क्या बोल, ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 47। अब देखिए, पोषण स्तर का अधिकार है, तो ये नहीं जाके आप पनीर मांगेंगे खाने के लिए सरकार से, या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें डिमांड नहीं कर सकते। वो क्या करेगा, अपने खुद के हिसाब से डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये रहा सोशल प्रिंसिपल बेस्ड कुछ प्रोविजंस किसके, डीपीएसपी के। अब हम गांधी प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल में हम देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो गांधी जी सबसे पहले ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, तो वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल में अनुच्छेद 40 किससे संबंधित बात करता है, ग्राम पंचायतों की, ठीक है, स्थापना से संबंधित, स्वशासन से संबंधित, ठीक है। स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए क्या करेगा, कौन, ग्राम पंचायत कदम उठाएगा, ठीक है। और ग्राम पंचायत का प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 43 किस विषय में बात करता है। राज्य क्या करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं ना, अभी हमने बात करा था, उनके लिए सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग है, ठीक है। तो जब कुटीर उद्योग आए तो महात्मा गांधी याद आ जाने चाहिए, ठीक है। चरखा वर्खा चला रहे थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चरखा चला के कुछ बनाना, ये कुटीर उद्योग का भाग हो जाता है। तो 43 में यही चीज़ मेंशन है, और इसको गांधी प्रिंसिपल कहते हैं। अनुच्छेद 43 बी की बात करें तो ये क्या करता है, जो सहकारी समितियां गठित होती हैं, स्वैच्छिक संगठन, उनका अपने ऑटोनॉमस क्या होती हैं, कंस्टिट्यूट होती हैं। कौन सी सहकारी समितियां, उनका गठन होता है स्वैच्छिक रूप से, स्वायत्त कामकाज करती हैं, उनमें कोई रोक टोक नहीं होता। लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को क्या करती हैं, ये बढ़ावा देती हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देती हैं। कौन सी, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 43 बी, ठीक है। अब ये देखेंगे हम अनुच्छेद 46। देखिए आर्टिकल्स पे थोड़ा सा गौर फरमाते वक्त और इंटरेस्टिंग रूप में देखते वक्त चलिए, नहीं तो फिर ये बोर होने लगेगा सेशन, ठीक है। अभी देखिए हमने 43 बी में सहकारी समिति, हमारी सहकारी समिति किसी भी क्वेश्चन में आता है तो आप मारें 43 बी, ठीक है। स्वायत्त कामकाज आता है तो मारें 43 बी। लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का काम 43 बी करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 46 क्या करता है, राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर जो अनुसूचित जाति होती हैं या अनुसूचित जनजाति होती हैं, उनके कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 46 क्या करता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, जो क्या है, एक कमजोर वर्ग है, ठीक है। और क्या करता है, इनके लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देता है, ठीक है। कौन, स्टेट, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 46 के अंतर्गत ये बात कही गई है। अनुच्छेद 47 में अभी हमने देखा था हेल्थ की बात चल रही थी, ठीक है, किसमें, किसमें, सोशल प्रिंसिपल में। अब यहाँ पे हम देखें, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुधार के लिए कदम उठाएगा, लेकिन क्या करेगा, जो हानिकारक नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन पर बैन लगाएगा, ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ये प्रावधान है बैन लगाने वाला, ठीक है। किस पे, नशीले पदार्थों पे पता चले कि किसी और पे जाके बैन लगाने वाली बात सोचने लगे, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, जैसे जो दुधारू पशु होते हैं ना, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, ठीक है, और मवेशियों को क्या करना, पालने और उनके नस्लों में सुधार करने के लिए अनुच्छेद 48 सामने आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 की विशेषता आप हमेशा याद रखिए, गाय काटेंगे तो बाबा जी आके आपको काटेंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसी बात कही गई है, दुधारू पशुओं के संरक्षण की बात अनुच्छेद 48 में दी गई है, वो तो सिर्फ एक टैगलाइन मैंने बोला, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि मतलब हमारे मोटिवेशन के लिए अपना 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड नहीं, 5 ही सेकेंड में हो जाता है सब कुछ, ठीक है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जिस पार्ट में आपको लगता है, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे बिगेस्ट मोटिवेशन के लिए आप लोग इतना तो करें, जिसके लिए हम क्या कंटिन्यूसली एफर्ट करें, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके सामने रखें, ठीक है, और हमेशा मोटिवेटेड रहें।
तो देखते हैं, हमने देख लिया कौन कौन सी प्रिंसिपल देख लिया हमने। सोशल प्रिंसिपल देख लिया, गांधीयन प्रिंसिपल देख लिया। अब हम देखेंगे लिबरल प्रिंसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, उदारवादिता का सिद्धांत। ठीक है, तो उस पे आधारित जो प्रावधान है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अनुच्छेद 44 में क्या किस विषय में बात कही गई है। अब देखिए यहाँ लिबरल है ना, तो उदारता शब्द हमेशा मन में बैठाए रखिए, ये जल्दी से याद हो जाएगा या फिर आप मनन कर लेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का क्या करता है, उसको सुरक्षित करता है, एक समान नागरिक संहिता को। तो अनुच्छेद 44 इस विषय में बात करता है। ठीक है, जो क्या है, एक लिबरल प्रोविजन है, किसके विषय में, समान नागरिक संहिता। मीन्स कि सबके लिए समान कानून, ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के लिए अलग शरिया सुन्नी के आधार पे या बौद्ध जैन के लिए अलग उनके ग्रंथों के हिसाब से कानून बनाना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता इसी को कहते हैं, जो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 की विशेषता है सभी बच्चों को जो 6 वर्ष से लेके कितने तक के हैं, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, मतलब बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक। ठीक है, इसमें जब तक बच्चा 6 वर्ष पूरा नहीं किया तब तक के लिए अनुच्छेद 45 में प्रावधान है। पहले 14 तक का था, लेकिन इसको बढ़ा के 18 तक किया गया, किसमें, 86th अमेंडमेंट में। ठीक है, क्या क्या किया गया 86 में, 2002 में, इसको इसकी दायरा को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 6 से 14 कर दिया गया, 14 से 18 तक का प्रावधान अभी फिलहाल है। ठीक है, अब देखिए हमने 48 भी 45 देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, 48, जैसे कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। और वहाँ पे हमने देखा था दुधारू पशुओं को काट नहीं सकते या फिर बछड़ों को काट नहीं सकते, वो क्या था, एक क्या था बताओ, एक गांधीयन प्रिंसिपल था। ठीक है, और ये क्या है, एक लिबरल उदार, देखिए कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। ठीक है, यह एक क्या है, लिबरल, क्या, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिकी आधार पर संगठित करना। और इसमें देखिए 49 किस विषय में बात करता है, 48 देखा, तो 48A भी देख लेते हैं। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना 48A में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 49 किस विषय में बात करता है। 48 ये तो पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा वन्य एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना, ये तो देख लिया हमने। अनुच्छेद 49 राज्य का कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व का जो भी स्मारक है उसके प्रति उदारवादिता दिखाने की बात करता है। ठीक है, या फिर उसके लिए लिबरल होने की बात करता है कि उन स्थानों का क्या किया जा सके, सुरक्षा किया जा सके। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 49 की विशेषता है। जैसे कलात्मक ऐतिहासिक महत्व, जैसे मान लीजिए आगरा का ताजमहल है ना, तो ऐसे इसके लिए क्या है, अनुच्छेद 49 है। ठीक है, इनका क्या करना है, रक्षा। अभी अनुच्छेद 50 को देखते हैं, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आर्टिकल 50 की विशेषता है कि जैसे क्या होता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को क्या किया जाता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या किया जाता है, राज्य की लोक सेवाओं में। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, अलग अलग। ठीक है, इनके शक्तियाँ अलग अलग, ये प्रावधान है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो हमने लिबरल प्रिंसिपल देख लिया, और लिबरल प्रिंसिपल में भी एक है आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 की विशेषता बस थोड़ी सी है, जैसे राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, इसके अंतर्गत ये घोषणा हुई है, किसमें, अनुच्छेद 51 में। तो हमने 36 से लेके 51 तक देख लिया। ठीक है, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अमेंडमेंट कुछ हुए हैं, किसमें, डीपीएसपी में, उनको देखेंगे कि कौन कौन से संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसने कुछ निर्देश जोड़े थे संविधान के भाग 4 में, उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 39 था, तो 39A ऐड किया गया। इसमें क्या हुआ, गरीबों की निःशुल्क कानूनी सहायता, जैसे मान लीजिए आप गरीब हैं, आपके पास कानूनी सहायता लेने के लिए पैसे फीस पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए आप सरकार से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको क्या करेगा, एक कानूनी सहायक प्रदान करेगा। ठीक है, और इसमें कानूनी सहायता प्रदान करने जैसे प्रावधान दिए गए हैं। अब देखेंगे हम आर्टिकल 43A। ठीक है,
ये किस विषय में बात करता है? जैसे मान लीजिए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है उसमें यह अपनी भूमिका निभाता है। जैसे उद्योगों के प्रबंधन में हमने देखा था ना 43 में, ठीक है, उसमें क्या था, हम लोग अभी यहाँ पे क्या है, उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है 43 ये। और वहाँ पे हमने क्या देखा था, आप खुद बताइएगा एक बारी कमेंट करके कि वहाँ पे हमने क्या समझा था। कब? जब 43A की बात हो रही थी, ठीक है। अब 48 की ए की बात करें तो देखिए 48 तो हमने देख लिया, ए भी देख लिया। तो ये पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रावधान लाया था कौन? 48A। 39A क्या किया था? गरीबों की निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करना, इसका प्रावधान। और 43A ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है ना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस रिलेटेड है? 43A, ठीक है। और इसको एक संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब 48A की विशेषता देखते हैं, ये पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, ठीक है। तो 48A में दिया गया है, ठीक है, क्या? पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन 1977 में होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2 अनुच्छेद 38 और एक 44 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया था 44वां संविधान संशोधन, इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया। जो क्या हुआ कि इसमें 44वें संविधान संशोधन 1977 में इसने क्या करा, 2 अनुच्छेद ऐड किया, ठीक है, 38, ठीक है, और उसको सम्मिलित किया जो घोषित करता है कि राज्य क्या है, विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसर संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा, ठीक है। कौन? राज्य विशेष रूप से आय में मान लीजिए आर्थिक असमानता आई है उसको कम करने, व्यक्तियों के बीच में मान लीजिए किसी समूह के बीच में क्या हुआ है, किसी समूह के बीच में स्थिति, सुविधा और अवसर संबंधी असमानता उत्पन्न हुआ है उसको खत्म करने का प्रयास 44वां संविधान संशोधन 1977 कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, इसमें 2 अनुच्छेद 38 और एक क्या है, धारा 2 को अनुच्छेद 38 में, धारा 2 को धारा 2 नहीं है को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में अर्जित असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरा संबंधी असमानताओं को अवसरा नहीं है, ठीक है, अवसरों हैं सॉरी। तो ये बात आप याद रखें, ठीक है। ये 44वां संविधान संशोधन, अब ये भी याद रखें, अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जो करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 39A, 43A, 48A, ठीक है, 39, 43, 48 से 1976 के प्रावधान है, ठीक है। तो हमने देख लिया अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन भी देख लिया, क्या किया गया वो भी देख लिया गया, ठीक है। और इसमें हम समझेंगे कि इसमें मतलब मौलिक अधिकारों की सूची संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया, ये एक मतलब विशेषता है। और इसको अमेंडमेंट करके किया गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। तो हमने देख लिया 2 अमेंडमेंट, 42वां और 44वां, दोनों 76 और 77 के हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसमें देखेंगे अमेंडमेंट जो हुए हैं वही हमने देख लिया, ठीक है, अमेंडमेंट वाला ही पार्ट है, ठीक है। अब आ गया सामने, तो एक बार और देख लो, 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 39 से 43 से 48 से जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 38 जोड़ा गया था, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट हमने देख लिया। ओहो, आज का सेशन इतना ही। जय हिंद दोस्तों। और आपका मात्र 5 सेकेंड का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, रात्रि भी शुभ हो, आप भी शुभ हो, और जो करें सब शुभ शुभ हो।